देखा होगा। ये सियासतदान था, ये मीडिया पर्सन, ये आर्मी में था और इसने सीएसएस किया हुआ था। जब मैंने थोड़ी तहकीक की तो मुझे कुछ ऐसी हिडन चीजें पता चली कि मैं हैरान रह गया कि यार इस ड्रामे की आड़ में हमारे साथ ये गेम खेली गई। दूसरा, जब मैंने सीएसएस की स्टडी को लेकर तहकीक की तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या पाकिस्तान में सीएसएस का एग्जाम सीरियसली एक ओवररेटेड एग्जाम है। इन दोनों पॉइंट्स को लेकर मुझे कुछ ऐसी बातें मिली जो कि आप सबको मालूम होना बहुत जरूरी है। वीडियो का कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना और वीडियो कंप्लीट देखनी है। बहरहाल अगर मैं सीएसएस एग्जाम की बात करूं तो सीएसएस का एग्जाम पास करने के बाद ये हजरात ब्यूरोक्रेट बनते हैं जिनका काम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना है। यानी आजकल ये हजरात हर आने वाली गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं या फिर अपनी पसंदीदा गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि दिन रात एक करने के बाद, मर मर के एग्जाम पास करने के बाद फिर भी सियासतदानों के इशारों पर नाचना है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सीएसएस एक ओवररेटेड एग्जाम है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए जो आजादी इनको हासिल होनी चाहिए क्या इनको हासिल है? या फिर सीएसएस करने के बाद ब्यूरोक्रेट बनी ये खास मखलूक बस सियासतदानों की जी हजूरी के लिए क्या इनको सिस्टम में लाया जाता है? अगर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखें तो बिल्कुल ऐसा ही है। पॉलिटिकल पार्टीज की फेवर के बगैर इन ब्यूरोक्रेट्स का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि नामुमकिन है। पर ऐसा नहीं कि ये सूरत हाल हमेशा ऐसी ही थी। 1947 से 1972 के दौर में ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा पावरफुल थी और इनकी पावर्स का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 92A एक्ट के तहत इनको ये इख्तियार हासिल था कि वो करप्ट पॉलिटिशियंस को बर्खास्त कर सकते थे, जिसके तहत ब्यूरोक्रेसी ने सिंध के वजीर आला को अप्रैल 1948 में करप्शन के इल्जाम में बरतरफ कर दिया और ये सिविल सर्वेंट गुलाम मोहम्मद ही था जिसने 1953 में हुकूमत को बरतरफ कर दिया। फिर भुट्टो की हुकूमत ने 1973 में रिफॉर्म्स के जरिए ब्यूरोक्रेसी के निजाम को नुमाया तौर पर चेंज कर दिया और ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई जिससे सियासतदानों को ब्यूरोक्रेट्स के कामों में मुदाखलत की इजाजत मिल गई। हत्ता के भुट्टो साहब ने सिविल सर्विस एकेडमी के डिनर में ये रिमार्क्स दिए कि सिस्टम में जो भी खराबियां हैं सीएसएस का इम्तिहान पास करने के बाद बनने वाले ब्यूरोक्रेट्स की वजह से हैं। मजीद भुट्टो साहब ने अपने दौरे हुकूमत में सियासतदानों को ये हक दिया कि वो सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर सकते हैं और मुख्तलिफ शहरों में अपनी मर्जी से पोस्टिंग कर सकते हैं। भुट्टो साहब की इन रिफॉर्म्स का नतीजा ये निकला कि सिविल सर्वेंट्स गवर्नमेंट की बजाय और अवाम की खिदमत करने की बजाय सियासतदानों के नौकर बनकर रह गए और अगर वो सियासतदानों की गुलामी से बगावत करते तो उनको उनकी जॉब से फारिग कर दिया जाता। खैर, पाकिस्तान में सिर्फ वो ब्यूरोक्रेट्स कामयाब होते हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी या सियासतदानों से वफादार होते हैं और जो इन सियासतदानों की जी हजूरी नहीं करते तो ये सियासतदान या तो उसको फारिग कर देते हैं या फिर ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि वो खुद ही जॉब छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान दुनिया की करप्ट ब्यूरोक्रेसीज में तीसरे नंबर पर है, क्योंकि इस सिस्टम में कोई ईमानदार और इंडिपेंडेंट इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की रिसर्च के मुताबिक जब ब्यूरोक्रेट से इंटरव्यू लिए गए तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट सामने आई। जब एक ब्यूरोक्रेट ने रिजाइन किया तो उसने अपने रेजिग्नेशन की वजह बताई कि जब मैं डीजी डेवलपमेंट अथॉरिटी अपॉइंटेड था और ज़ियाउल हक के जाने के बाद 1988 में पहले इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त का वजीर आजम मेरे पास आया और कहा कि मुझे अपने उम्मीदवारों के लिए 200 प्लाट्स चाहिए। मैंने मना कर दिया और जो प्लाट्स कानूनी तौर पर मैं दे सकता था वो मैंने दे दिए, जिसके नतीजे में मुझे पुराने ओहदे पर ट्रांसफर कर दिया गया और 4 माह के बाद मुझे 18 माह के लिए OSD बना दिया गया। OSD में ब्यूरोक्रेट्स को उनके काम से रोक दिया जाता है, मतलब वो कुछ अरसे के लिए कोई काम नहीं कर सकता, यानी अनएम्प्लॉयड पर्सन बनकर रहना। और अलमिया ये है कि ये काम सियासतदान बगैर किसी वजह के भी कर सकते हैं। जैसा कि रिसेंटली हमारे पाकिस्तान में 2 22 सिविल सर्वेंट्स अपॉइंट हुए, जागीरदारों की बात ना मानने पर उनको OSD बना दिया गया। उन्होंने दोबारा CSS एग्जाम देकर अपॉइंटमेंट हासिल की, अगेन उनके साथ यही सलूक हुआ। फाइनली सिविल सर्विसेज छोड़कर दुबई शिफ्ट हो गए। कुछ दिन पहले एक एक्स पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट अदनान हैदर का आर्टिकल पढ़ रहा था जिसने 2005 में CSS में 12th पोजीशन लेकर फॉरेन सर्विसेज को ज्वाइन किया, इस उम्मीद से कि यहाँ के हालात ठीक होंगे। लेकिन यहाँ पर भी सो कॉल्ड इंटरनेशनल अहमियत, मुल्क की करप्शन और पॉलिटिकल बेहिसी ने उसको रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले भी 2 बार कंपेटिटिव एग्जाम पास करके प्रिजन सर्विसेज और एक्साइज एंड टैक्सेशन सर्विसेज को ज्वाइन किया और दोनों को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और करप्शन की वजह से छोड़ दिया। मजीद अदनान हैदर ने बताया कि यहाँ पर निपोटिज्म, सीनियर्स और सियासतदानों के दबाव, ऐसी पॉलिसीज को प्रमोट करना जिससे आपका जमीर एग्री नहीं करता, पोस्टिंग के इश्यूज और सख्त वर्किंग कंडीशंस वो भी सियासतदानों की जी हजूरी में आम है। डॉक्टर असगर खान जिन्होंने 2006 में CSS पास करके DMG में एलोकेशन हासिल की, लेकिन परवेज मुशर्रफ के दोस्तों को प्रोटोकॉल ना देने की वजह से उनको इतना प्रेशराइज किया गया कि उनको रिजाइन करना पड़ा। अमीन उल्लाह चौधरी जो कि कराची के DG के तौर पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, उन्होंने उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ को कराची लैंड नहीं करने दिया था, जिस पर सबसे पहले उनको ओहदे से फारिग कर दिया गया, फिर अरेस्ट करके आइसोलेट कर दिया गया। बाद में जब ये पता चला कि नवाज शरीफ के कहने पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आकर ये काम किया तो फिर उनको छोड़ दिया गया। इसके बाद उन्होंने 2 किताबें भी लिखी, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर, द स्टोरी ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान एंड हाईजैकिंग फ्रॉम द ग्राउंड, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह
सियासतदान ब्यूरोक्रेट्स को प्रेशराइज करते हैं और किस तरह सीनियोरिटी को मेरिट पर तरजीह दी जाती है। खैर इस तरह की हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल दी जा सकती है जिसमें बहुत से सीएसएस ऑफिसर्स आए और चले गए, या तो वो करप्शन में इन्वॉल्व थे या फिर सियासतदानों ने उनको साइडलाइन किया या फिर बार बार बदतरीन पोस्टिंग का सामना करना पड़ा। और ब्यूरोक्रेट्स को करप्शन में कैसे इन्वॉल्व किया जाता है, सियासतदान और नामालूम अफराद कैसे इनसे 2 नंबर काम करवाते हैं, इस पर आशिर अजीम की यूट्यूब पर 14 मिनट्स की वीडियो अवेलेबल है, अंडरस्टैंडिंग द वीडियो लीक्स के नाम से आप देख सकते हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि आशिर अजीम भी सीएसएस ऑफिसर था, उसको भी रिजाइन करके पाकिस्तान से बाहर निकलना पड़ा। बहरहाल मोटी मोटी बात आशिर अजीम ने यह बताई कि कैसे और कौन बंदे ब्यूरोक्रेट से राब्ता करते हैं, फिर वो कहाँ ले जाते हैं, वहाँ शराबो शबाब कैसे पेश किया जाता है और फिर कैसे ब्लैकमेलिंग के लिए वीडियो बनाकर ब्यूरोक्रेट्स को ब्लैकमेल करके इनसे काम निकाले जाते हैं। ये वीडियो आप भी देख सकते हैं, बल्कि आपको एक दफा देखनी चाहिए। बहरहाल चाहे ब्लैकमेलिंग का एलिमेंट हो या सियासतदानों के इन्फ्लुएंस का, हमारे ब्यूरोक्रेट्स की टॉप प्रायोरिटी ये होती है कि हमने सियासतदानों और नामालूम अफराद को खुश रखना है ताकि हमारा रिकॉर्ड साफ रहे, जिसके बदले ये कुछ भी करेंगे। ये सब जानकर मुझे ये बताएं, इतनी मेहनत करके जतन काट कर अगर सीएसएस ऑफिसर बनने के बाद सियासतदानों के तलवे ही चाटने हैं तो फायदा ऐसे सीएसएस का। और क्या ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि सीएसएस एक्चुअली सियासत ज्वाइन करने का शॉर्ट कोर्स है? यस, पिछले कुछ सालों से हमारे ब्यूरोक्रेट्स के हालात देखते हुए यही कहा जा सकता है कि सीएसएस किसी भी सियासी पार्टी को ज्वाइन करने का शॉर्ट कोर्स है, क्योंकि हर ब्यूरोक्रेट खास पार्टी के हिसाब से काम करता है। अगर सियासत में ही आना है तो सीएसएस क्यों करना? क्यों हम सीएसएस को ओवर हाइप्ड करते हैं? जहां सीएसएस वाले अपनी ट्रेनिंग करते हैं, यानी इनके ट्रेनिंग सेंटर्स हमारे ही टैक्सेस से चल रहे हैं। अगर सियासत ही ज्वाइन करनी है तो हम क्यों अवाम का पैसा जाया कर रहे हैं? सियासत ज्वाइन करने के और भी बहुत से तरीके हैं। देन व्हाई के ये हजरत अवाम की खिदमत करने की बजाय सियासतदानों की खिदमत करें? ये तो नाइंसाफी है। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई चाहे जो भी है, बड़ी लश लाइफ होती है सीएसएस के बाद, तो मेरे भाई यही तो रोना है कि एक गरीब घर का बंदा या बंदी जब सीएसएस कर लेते हैं तो कुछ ही सालों में इनके पास इतने ज्यादा एसेट्स कैसे बन जाते हैं, कैसे ये जमीनों और जायदादों के मालिक बन जाते हैं। इतने जराए नहीं होते जितने एसेट्स के ये मालिक होते हैं। मुझे आप ये बताएं कि एक पब्लिक ऑफिस होल्डर की सैलरी कितनी होती है? 1.5 लाख 2 लाख। सवाल यह है कि ये हजरात 1.5 लाख 2 लाख में इतना सब कुछ कैसे बना लेते हैं? मैं पर्सनली ऐसे बंदों को जानता हूं जो मंथली 5-5 6-6 लाख कमाते हैं लेकिन ऐसी लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकते। देन ये ब्यूरोक्रेट्स 1.5 या 2 लाख में ये कैसे कर लेते हैं? इन सवालों के जवाब जरूरी हैं, और अगर कोई ये जवाब दे के गवर्नमेंट इनको ये नवाज़ी अता करती है तो सवाल ये है कि गवर्नमेंट के पास इतना फजूल पैसा है कि इनको ये सब कुछ अता किया जाता है। गरीब के पास खाने को रोटी नहीं है और इन ब्यूरोक्रेट्स को सब कुछ अता किया जाता है सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों को खुश करने के लिए। अगर ऐसी बात नहीं है तो ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाई है या बनवा कर इन ब्यूरोक्रेट्स ने इंप्लीमेंट करवाई है जो कि अवाम को फायदा दे सके? कुछ भी नहीं, टोटली कुछ भी नहीं। तो फिर फायदा इतनी मेहनत करके सीएसएस पास करने का? जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है ये निजाम कभी ठीक नहीं हो सकता जब तक हर इदारा अपने अपने फराइज सर अंजाम ना दे, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान में हर अदारा एक दूसरे के कामों में टांग अड़ाता है, जिसकी वाज़ेह मिसाल अहद वफा ड्रामे में मौजूद है। जरा गौर करें, अहद वफा ड्रामे में ये 4 दोस्त जो कि हमको दिखाए गए हैं, ये प्यार मोहब्बत की स्टोरी नहीं है, बल्कि हमको ये हिडन मैसेज दिया गया कि मीडिया, सियासतदान, इदारे और ब्यूरोक्रेट्स ये कभी अलहदा नहीं हो सकते। चाहे जितने इनमें इख्तलाफ हो जाए, ये कभी अलहदा नहीं होंगे। ये चारों चीजें हमेशा एक दूसरे में इन्वॉल्व रहेंगी। किसी को अपना काम करने में कोई आजादी नहीं, और इन्हीं चारों को इंसान की शक्ल में ड्रामे की सूरत में हमको दिखाया गया है। कभी इंटरटेनमेंट से हटकर बड़े लेवल की गेम को भी समझा करें, क्योंकि इस दुनिया में जो चीजें जैसे दिखती हैं वैसे होती नहीं। सो थोड़ा दिमाग, कान और आंखें खोल कर रखा करें। हमारा पाकिस्तान तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक ये सब एक दूसरे से आजाद होकर काम नहीं करते। और जहां तक सीएसएस की बात है तो यस, एज पर माई ऑब्जर्वेशन ये ओवर हाइप्ड है एंड ओवर रेटेड है, जिसकी वाज़ेह मिसालें मैंने वीडियो में बता दी हैं। ये बस सियासत ज्वाइन करने का एक शॉर्ट कोर्स है। सो आपने जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना है।